हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत है। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एप्लीकेबल है और मैकेनिक्स में ऑफ कोर्स एप्लीकेबल तो है ही। तो देखते हैं इसमें करना क्या होता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है बच्चों कि बेसिक्स से हमारे को स्टिक होके रहना है। तो किसी भी टू मास के लिए अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या लिखूंगा, m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय, ये लिख सकते हैं हम लोग। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या लिखेंगे हम लोग, v1 वेक्टर माइनस और vcm वेक्टर। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा सॉल्व करने पे v1 वेक्टर माइनस इस पूरे v सेंटर ऑफ मास, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे डालना है मुझे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस दिस वन। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, m1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमारे को क्या मिल जाएगा, m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस और v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर है, माइंड इट, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव। ठीक है, v रिलेटिव किसका, 1 2 का, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिर्फ हमें स्वैप करना है, m2 की जगह m1 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो, मैं तो काफी किया तो याद हो गया। तो यहाँ हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस ऑफ v1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। So this is your v relative to 1 upon m1 plus m2। ठीक है बच्चों, ये हो गया वेलोसिटी 1 के लिए, ये हो गया वेलोसिटी 2 के लिए। अब अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे क्या मोमेंटम भी फाइंड करनी है। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये वाली वेलोसिटी मुझे डालनी पड़ेगी। तो ये वाली चीज मैं यहाँ डालने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, m1 m2 v रिलेटिव 1 2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। सिमिलरली आई कैन राइट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास is equal to m1 m2 upon v relative to 1 upon m1 plus m2, ये मिल जाएगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मैं क्या लिखूंगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो जाएगा, p1 सेंटर ऑफ मास प्लस p2 सेंटर ऑफ मास। अब P1 P2 को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या है, ये वाला फैक्टर तो कॉमन है, यहां भी है और यहां भी है। तो कॉमन ले सकते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v रिलेटिव 1 2 प्लस v रिलेटिव 2 1, दिस वन। v रिलेटिव 1 2 का क्या मतलब हुआ, v1 माइनस v2, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो ये सारा कट जाएगा और ये जीरो मिल जाएगा। दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करने वाली बात है, क्योंकि सिस्टम में कोई इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, मतलब अगर हम सिस्टम के निकाले मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास,
तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नोट कर लो। मैं दोबारा बोल देता हूं कि हमारे पास इंटरनल फोर्सेस हो या एक्सटर्नल फोर्सेस हो, टोटल जो मोमेंटम आएगा सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट इज गोइंग टू बी जीरो ऑल द टाइम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हम आगे एप्लीकेशन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जाओ, मेरे को कमेंट करके भेजो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। नोट इट डाउन गाइस। बच्चों अभी हम करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या आता है एंड हाउ टू अप्लाई दिस। सबसे पहले एक सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पे मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। सो वी हैव n नंबर ऑफ पॉइंट masses. So velocity of ith particle is equal to, we can write velocity of ith particle with respect to center of mass plus velocity of center of mass, है ना, ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और VIC का मतलब है velocity of ith particle with respect to center of mass plus velocity of center of mass। इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। VIC को हम लोग खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, VI माइनस VC, और ये तो प्लस VC है, ये कट जाएगा, VI मिलेगा ना। सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी समेशन ऑफ हाफ MI VI का स्क्वायर, VI वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। हाफ बाहर ले लें, MI भी अगर बाहर ले लें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, VI वेक्टर का स्क्वायर। और VI वेक्टर मेरे पास क्या है, VIC प्लस VC है। सो हाफ MI VIC प्लस VC का स्क्वायर। सो वी कैन राइट K इज इक्वल टू हाफ MI। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करने बच्चों हमारे को तो आता ही है, बेसिक हमने सीखा हुआ है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, VIC का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर प्लस 2 VIC डॉट ऑफ VC। अब इस MI को अंदर जाने देते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, समेशन ऑफ हाफ MI VIC का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हाफ MI VC का स्क्वायर प्लस, अब यहां इसको खोलेंगे तो 2 और 2 कट हो जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा, समेशन ऑफ MI VIC डॉट VC वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब बात करेंगे इसको हम लोग सम करेंगे ith पार्ट के लिए। I स्टैंड्स फॉर एनी नंबर m1 m2 m3 m4। तो ये जो वेलोसिटी है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आया वो क्या मिलेगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। यहाँ हाफ MI VC का स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हम लोगों ने पूरा मोमेंटम, यहाँ देखो मोमेंटम की बात हो रही है, प्लस डॉट प्रोडक्ट को खोल देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन ऑफ MI VIC इंटू VC। ये तो मोमेंटम की बात हो रही है ना, अगर हम वेक्टर रहने भी दें, ये तो मोमेंटम है P वेक्टर। समेशन ऑफ P वेक्टर जब हम लोग लेंगे वो तो जीरो था, हम पहले देख चुके हैं, तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। ये ध्यान से देखना है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ m1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। और हम लोगों ने v1 सेंटीमीटर पहले फाइंड किया हुआ है, जस्ट इसके पहले क्या लिख सकते हैं, हाफ a1
v ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने किया हुआ था m2 इंटू वी रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2 ये था। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाफ m2 v2 सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, सो हाफ m2 और यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको नोट डाउन करो बच्चों। हाँ बच्चों, अगर हम लोग इस दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो पूरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। हम लोग यहाँ टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी इन दोनों को ऐड करके जा रहा हूँ। सो आई कैन राइट के सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, मतलब K1 सेंटर ऑफ मास प्लस K2 सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ m1 m2 कॉमन आ जाएगा और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर m2 प्लस m1 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। ये v रिलेटिव 1 2 है, ये v रिलेटिव 2 1 है, इसका स्क्वायर बचेगा और यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, एक टर्म ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। दिस इज के सिस्टम विथ सेंटर ऑफ मास। ये टोटल की बात हो रही है। तो इस पूरे को हम लोग एक नाम दे देते हैं हाफ इंटू म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर, राइट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी टोटल आया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया रिड्यूस मास के टर्म में। म्यू को रिड्यूस मास बोलते हैं, मतलब इस पूरे मास का जो टर्म है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हमने म्यू से दिखा दिया है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस मास। नाम पे मत जाओ, इट्स ए सिंपल एक्सप्रेशन टू डिनोट द थिंग्स। इसमें डीप में नहीं जाना कि रिड्यूस मास क्यों है और क्या है। और यहाँ पे आ गया है वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव अब देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा, अभी एक अल्टीमेट एक्सप्रेशन आ गया। ये एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आ गया पूरे सिस्टम का, इसको एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें से वी रिलेटिव से मतलब है और मास जो होगा m1 m2 का उससे रिलेटेड। तो ये तो के रिलेटिव सिस्टम हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। और तो मैं इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वापस मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी टोटल, दिस इज के, दिस इज हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस KCM। KCM मीन्स हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज योर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। इस पे अब एप्लीकेशंस क्वेश्चन देखते हैं कैसे इजीली सॉल्व हो जाता है। हाँ बच्चों, वन क्वेश्चन इज गिवन कि वी हैव टू ब्लॉक सिस्टम m1 m2 अटैच्ड टू द स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इससे वेलोसिटी दी गई है m1 को टुवर्ड्स राइट। तो बोला गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो जब ये वेलोसिटी v0 इम्पार्ट किया गया m1 को टुवर्ड्स राइट, तो ये आगे जाएगा, तो होगा क्या, स्प्रिंग इस पर फिर फोर्स लगा के इसको फिर आगे भेजेगा थोड़े टाइम के बाद, यानी कि इसकी वेलोसिटी, इसको अब रोकना चाहेगा स्प्रिंग, क्योंकि ये तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने वाला है m1,
तो स्प्रिंग फोर्स इसको फिर उल्टा लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो m1 है इसकी वेलोसिटी कम होगी और m2 की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये कम ज़्यादा होते होते एक लेवल आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉम्प्रेशन इसमें मैक्सिमम हो, इसमें कॉम्प्रेशन होता जाएगा। और वो कॉम्प्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे को लगाना है सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो तो इंटरनल वाली बात हो रही है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं निकाल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर, यही हमने सीखा है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाफ म्यू, वो भी हो जाएगा v रिलेटिव का स्क्वायर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन की, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होती है ना। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा फाइनली वो तो जीरो होगा। दैट मींस दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, फाइनली वाला। और वर्क डन कौन कर रहा है? तो स्प्रिंग काम कर रहा है, स्प्रिंग में एनर्जी है। सो स्प्रिंग एनर्जी और स्प्रिंग वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऐसे ले सकते हैं। तो फाइनल वाला तो जीरो है, समझ में आ गया हमारे को। एंड दिस इज योर हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव। अब ये तो रेस्ट पे है ना m2, तो v1 माइनस v2 लिखते हैं v रिलेटिव में। तो यहां से हाफ और हाफ हो गया। सो मेरे को क्या मिल गया? के एक्स स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर। सो जो x आएगा वो क्या आएगा? m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2, राइट। ये वी नॉट का स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो सीधी सी बात है। इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं सॉल्व। ये तो था कि हमने ये कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ा है अभी उसको अप्लाई किया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी अप्लाई करना है तो हम लोग जनरली सॉल्व कर सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मेथड नंबर 2 भी आपको जानना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। सो m इंटू वी नॉट, m1 इंटू वी नॉट, और फाइनली जब साथ में जाएंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी m1 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2। मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद हम लोग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाएंगे? इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v नॉट का स्क्वायर। फाइनल जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इस वेलोसिटी से भी तो मूव करेंगे ना। सो m1 प्लस m2 का v स्क्वायर। अब ये वाला v यहां हम डाल देंगे पूरा का पूरा और x को फाइंड कर लेंगे, वापस यही x आने वाला है ना। सिंपल। कभी कभी ये आपको सिंपल लगेगा, कभी कभी ये आपको सिंपल लगेगा, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लेकिन हमारे को दोनों मेथड तो आनी चाहिए। नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, यहाँ पर हमारे को ये 2 ब्लॉक सिस्टम गिवन है एंड वेलोसिटी भी इम्पार्टेड है। तो क्वेश्चन में गिवन है 2 blocks are given impulse so that the blocks start moving as shown. Find kinetic energy of center of mass and kinetic energy of system with respect to center of mass. So बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो क्या होगा? m इंटू वी
माइनस जे कैप, क्योंकि डायरेक्टेड डाउनवर्ड है तो वाई एक्सिस नेगेटिव साइड की ओर जाएगा, प्लस 2mv इंटू आई कैप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 दैट इज 3m। तो ये कितना बनेगा बच्चों, m तो कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2v आई कैप माइनस वी जे कैप अपॉन 3। ठीक है बच्चों। अब बोला गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पार्ट ए के लिए काम करेंगे, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। हाफ इंटू 3m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। ये है 4/9 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी ये ना भी 9 है, ये हो जाएगा 5 वी स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ से रूट ही तो हटना है, तो हो जाएगा 5 वी स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज 3, दिस इज कट, so ये हो गया 5 mv स्क्वायर अपॉन 6। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं पार्ट बी के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 चाहिए, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ही पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो यहां पर हम म्यू क्या लेते थे, प्रोडक्ट ऑफ मास था ना, m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m, फॉर्मूला याद कर लो, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, v रिलेटिव यानी कि हमारे पास यहाँ जो वेलोसिटी है, एक तो है vi कैप, दूसरा है माइनस ऑफ vj कैप, इसका स्क्वायर है, ठीक है, रिलेटिव है तो माइनस तो आएगा बीच में, इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज m अपॉन 3 इंटू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये मेरे को मिल जाएगा 2/3 mv स्क्वायर। हो गया पार्ट बी सॉल्व, है ना बच्चों, कितना इजी है। तो अगर हमारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि हो चुका होगा बहुत बच्चों का, तो ये सब चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगे आपको। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इन केस ऑफ डाउट डोंट हेजिटेट टू कमेंट मी योर डाउट्स, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, यहाँ पे इस बार सेंटर ऑफ मास में मोशन नहीं है इस बार प्लेट फिक्स है हमारे पास, डायग्राम फिक्स है, इट इज नॉट मूविंग एंड वी हैव टू फाइंड, लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। द फिगर shows a square plate, this is a square plate, metal plate of side L from which a square plate of side A is removed, कट करके निकाल लिया गया है। Find the ratio A by L so that the center of mass of the remaining plates coincide with the point A, ये कह रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर निकाला गया उसके बाद। तो बच्चों ये तो हमने किया हुआ था इस तरह का क्वेश्चन कि इसका हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, एरिया 1 y1 माइनस एरिया 2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। एरिया 1 यहाँ बिगर वाले के लिए होता है, दैट इज l स्क्वायर, और y1 कोऑर्डिनेट, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 क्या है, एक्स वाई एक्सिस से सेंटर का ही तो कोऑर्डिनेट होता है, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, l/2 माइनस, अब छोटे वाले की बात करते हैं, एरिया 2 क्या होगा, a स्क्वायर इंटू y2 इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो a/2 होगा, a/2 होगा,
अपॉन A1 माइनस A2, दैट मीन्स एरिया बड़ा वाला माइनस एरिया छोटा वाला। तो ये बोल रहे हैं पॉइंट ए के साथ कॉन्साइड करनी चाहिए। तो पॉइंट ए तो यहाँ पर ए हाइट पे है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का क्या होगा, स्मॉल ए होगा, दिस वन होगा। कॉन्साइड करा दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब इस चीज को सॉल्व करना है बच्चों। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमारे को पता है ना, क्या लगाना होता है, वो लगाना होता है एल माइनस ऑफ ए, एल माइनस ए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एल माइनस ए, एल प्लस ए। तो एल माइनस ए कट हो जाएगा। अब जो बच गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2al प्लस 2a स्क्वायर हो गया। सो वी कैन टेक इट आइदर इन क्वाड्रेटिक ऑफ l और क्वाड्रेटिक ऑफ a, कोई भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर हो गया एल स्क्वायर माइनस ऑफ al माइनस ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे को a बाई एल फाइंड करनी है, तो a न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, ये काम आसान हो जाएगा। 1 माइनस a बाई एल माइनस a बाई एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a बाई एल को एक क्वांटिटी नाम दे देते हैं t। तो मुझे जो इक्वेशन मिलने वाला है वो मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So t is equal to minus 1 plus minus b square minus 4ac upon 2a, this one। अब a by l का रेशियो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सो a by l मेरे को मिल जाएगा -1 प्लस √5 होल डिवाइड बाय 2, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। इसमें कोई डाउट तो होने नहीं चाहिए बच्चों। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया हमने सिर्फ। सो दिस इज द इक्वेशन, नोट इट डाउन गाइस। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। इसमें हम लोग कुछ शॉर्टकट मेथड भी देख रहे हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और एक्यूरेट भी हो जाए, ताकि जेई में और बिटसैट में या फिर नीट एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में हमारे को सेकंड्स में आंसर आ जाए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये ट्रिक काफी यूजफुल होने वाला है। अब पूरा देखना बच्चों, और पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। देखो, वी हैव ए प्लैंक ऑफ मास m ऑफ एंड लेंथ l, मैन इज वॉकिंग हियर। ठीक है, हमारे को बोला गया जब ये मैन वॉक करता हुआ दूसरे एंड पे जाएगा तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ दिस प्लैंक। ऑब्वियस सी बात है, जब प्लैंक पे मैन वॉक करेगा, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ये जो वॉक करेगा तो इस प्लैंक पे वो फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, तभी तो ये आगे जाएगा और प्लैंक पीछे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको उस मास की बात करनी है जिसके कारण मोशन होगा सिस्टम में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैन मूव नहीं करेगा सिस्टम में तो कोई भी चीज सिस्टम में मूवमेंट नहीं आएगी, सिस्टम मूव नहीं करेगा। द मोमेंट मैन स्टार्ट्स द मूविंग, अब ये तो अपने आप से तो मूव होने वाला है नहीं प्लैंक, जब ये मैन मूवमेंट शुरू करेगा तब प्लैंक में भी मूवमेंट आएगा और प्लैंक भी ट्रेवल टू सम डिस्टेंस, मैन आगे तो प्लैंक पीछे। तो मास ऑफ दिस मूविंग वाला ऑब्जेक्ट इनटू रिलेटिव horizontal distance covered अपॉन टोटल मास, इस चीज का ध्यान रखना है हमारे को इस फॉर्मूले में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लैंक। तो यहां पर मास क्या लेंगे, मैन ऑफ द मास गिवन है, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट
तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो ये L डिस्टेंस जाएगा, तो वी कैन राइट सिंपली L, टोटल मास इज व्हाट, m plus n. This is the distance traveled by the plank towards left, right? Similarly यहां भी पूछा गया है the surface is frictionless, कहीं यहाँ फ्रिक्शन नहीं है. The block reaches the bottom, then find the distance traveled by this triangular wedge. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये देखना है. सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं. तो मूविंग मास क्या है, ये स्मॉल m है, इनटू रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, हॉरिजॉन्टल वाला. तो मैं क्या लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन नहीं है, थीटा है और h है, तो मैं लिख सकता हूं ना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज योर बेस. तो बेस मेरे पास आ जाएगा h cot ऑफ थीटा. तो मिल तो गया मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. कितना लिखेंगे, h cot ऑफ थीटा अपॉन m प्लस m. दिस इज द डिस्टेंस मूव टुवर्ड्स राइट, क्योंकि जब ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा यानी कि लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये ट्रायंगुलर बेस टुवर्ड्स राइट की ओर ट्रेवल करेगा. सीधी सी बात है. और वर्टिकल की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वर्टिकल मोशन इसमें है नहीं, वर्टिकल मोशन यहां तो है ही. सो ये आगे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हॉरिजॉन्टली. तीसरा केस ले लेते हैं कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है या बॉल कह सकते हैं, उसके अंदर एक छोटा बॉल है. छोटा बॉल का मोशन स्टार्ट हो रहा है यहां से, और जब व्हेन दिस छोटा वाला बॉल रीचेस द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, राइट, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जब जाएगा तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर स्फीयर. तो सेम केस है ना बच्चों, तो सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका. पहले सेंटर यहां था, अभी सेंटर यहां है. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. अब ये पूरा तो 2r है, स्मॉल मास इनटू व्हाट, 2r तो पूरा हो गया ना, लेकिन मेरे को चाहिए सेंटर से सेंटर. तो माइनस आर और माइनस आर कर देंगे, सो माइनस 2r कर देंगे, बस हो गया. डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, horizontal distance traveled by the center of this bigger sphere. है ना बच्चों, इसी. अब यहां पे ध्यान देना, कभी कभी हो सकता है कि यहां से दूसरा मास ट्रेवल करने को होगा. मतलब मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज मास m1 गोइंग दिस वे, एंड दिस इज मास m2 गोइंग दिस वे. और इनको सेंटर पे सपोज मीट करना है. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे आर मीटिंग एट द सेंटर. देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ दिस प्लैंक. सेम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों. आपको इसमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर मैं इधर वाला पॉजिटिव ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो इधर वाला डिस्प्लेसमेंट मेरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ द प्लैंक, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं लिखूंगा m1 इंटू l/2 प्लस m2 इंटू माइनस l/2 होल डिवाइड बाय टोटल मास. मतलब मास तो प्लैंक का है ही, प्लस man1 प्लस man2, दिस वन. तो इसमें 2 मास की जगह 3 मास दे सकता है, 4 मास भी आ सकता है, इनफाइनाइट मासेस आ सकती है. करना यही है, आपको साइन कन्वेंशन खुद से लेना पड़ेगा. ऐसे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली. ये बहुत इजी होता है बच्चों इस तरह के कॉन्सेप्ट करना, और काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसको प्लीज नोट डाउन करो, फिर मैं आगे की चीजें बता रहा हूं आपको. इन दिस क्वेश्चन एक ट्यूब दिया गया है. द चेन इज केप्ट इनसाइड द स्मूथ ट्यूब एंड देन रिलीज्ड. ये चेन है अंदर में, इसको जब यहां से छोड़ दिया जाएगा तो इट विल कम लाइक दिस. यहां से तो आ नहीं सकता, ऐसे बाहर आएगा ये. तो बोला गया फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट इमर्जेस फ्रॉम द ट्यूब. जब ये बाहर निकलना शुरू होगा तो इसका दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूं. ऐसा कुछ होगा. दिस इज वन एंड, दिस इज अदर एंड. ये पूरा चैन ऐसे बाहर निकल के आ रहा है. तो यहां पर हमें करना क्या है, सोचे कैसे कि इसमें क्या होगा. अब यहां पे कोई पॉइंट मास तो है नहीं कि हम लोग लगा लें. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास.
तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सेमी सर्कल के लिए सेंटर ऑफ मास तो फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है, दैट इज 2r/π फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे लाई करेगा इस डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस होगा y, दिस इज योर 2r/π। मतलब इस पूरे का जो मास है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। फाइनली सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, अब तो यहां कहीं पे आ गया, राइट। मतलब लेंथ के बीच में होगा ना, कोई अगर स्मूथ यूनिफॉर्म लेंथ है तो उसके मिडिल में लेंगे सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो रहा है सेंटर ऑफ मास। तो ये जो चेंज हो रहा है यानी कि इसकी जो हाइट है फ्रॉम द रेफरेंस लेवल दैट इज चेंजिंग। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हो गया मैं, और यहां से मैं सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो सो दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। तो मैंने देखा कि मेरे लेवल से कुछ हाइट पे है सेंटर ऑफ मास, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ न कुछ तो होगा। और बाद में देखा मैंने ये हाइट अब नीचे आ गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कुछ होगा, क्योंकि हाइट तो अभी भी है, डेप्थ अभी भी है। सो वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कहां जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। सो वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। दो चीज दिमाग में रखना है मुझे, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा क्या रखना है ध्यान में, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो इनिशियली एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी होगा mg इंटू सम हाइट, फाइनल क्या होगा -mg इंटू वॉट, लेंथ बाई 2। क्योंकि ये पूरा अगर लेंथ l है तो लेंथ l/2 पे होगा इसका सेंटर। तो mgs तो लगाते ही है, मेरे रेफरेंस लेवल है तो मैं माइनस ले सकता हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा दैट इज व्हाट, हाफ mg², ये ले सकते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे mg इंटू y, यहां पे मैं लूंगा 2r/π, और इसके लेंथ गिवन नहीं है, तो सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा हमारे पास चैन का। तो चैन का लेंथ क्या लें, πr लेना पड़ेगा मुझे, πr प्लस हाफ mg²। तो मास तो चला जाएगा, इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूं। सो gr/π तो कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस π/2। gr कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बचेगा 2/π और यहाँ π/2, दैट इज इक्वल टू v²/2। इस 2 को हम लोग इधर ले आएंगे और रूट लगा देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा 4/π प्लस π अंडर रूट, दिस इज योर v। ठीक है बच्चों, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लो आप लोग। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी विथ विच इट एग्जिट फ्रॉम दिस। तो है ना बच्चों, आसान, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, यू कैन डू इट फार बेटर इन वेरी वेरी लेस टाइम। नोट इट डाउन गाइस। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे को वेलोसिटी के टर्म में बात करनी है। हमारे को क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, और इसमें क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल इज कमिंग लाइक दिस, है ना। m1 एक कोई पार्टिकल है और ये वेलोसिटी v1 से आ रहा है, 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बना रहा है, इट्स अ गिवन क्वांटिटी। दूसरा है जो y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इस पार्टिकल के मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। m1 m2 v1 v2 सब गिवन है। यहाँ पे बोला क्या गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 3 सेकेंड बिफोर द कोलिजन। क्या बोला गया, 3 सेकेंड कोलिजन के पहले ये बोल रहा है कि फाइंड करो। तो क्या करें बच्चों, तो बेसिक तो हमने किया हुआ है कि वेलोसिटी की बात होगी तो m1 v1x प्लस m2 v2x होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बिल्कुल बेसिक ही करना है, नथिंग न्यू इन दिस। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में बात कर लेते हैं कि v1 को अगर मैं बेंड करता हूं हॉरिजॉन्टली तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज योर v1 cos of 37 and this one will be your v1 sin of 37।
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, m1 v1x प्लस m2 v2x अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल बच्चों वाला ही फार्मूला है ना, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो बच्चों क्या करें, m1 की वैल्यू गिवन है 3 और वेलोसिटी 1 अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि v1 cos 37, cos 37 3/5 होता है, तो मैं लिख रहा हूँ v1 cos 37 मतलब 3/5, m2 v2x। अब इसका कोई x कंपोनेंट वाला वेलोसिटी तो है ही नहीं ना, ये तो सीधा 0 हो गया और पार्टिकल इधर आ रहा था यानी कि नेगेटिव एक्सेस की तरफ डायरेक्टेड है, तो मेरे को यहाँ माइनस साइन लगानी पड़ेगी। होल डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2 कितना हो गया, 8 kg हो गया। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, -9 और v1 भी गिवन है 5, तो 5 और 5 कट हो जाएगा, ये हो गया -9/8 आई कैप। ठीक, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात तो है नहीं। नाउ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, m1 v1y प्लस m2 v2y होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो पार्टिकल 1 का जो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस जे कैप नाम दे दूंगा। तो m1 मेरे पास है 3 kg, v1y हो जाएगा माइनस v1 इंटू साइन 37 होता है 4/5 प्लस m2 है 5 kg और v2 गिवन है 5 होल डिवाइड बाई 8, 5 तो गया, 25 माइनस 12 कितना होगा बच्चों, m1 v1y नीचे इसलिए माइनस है और ये दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिया गया है m2 इंटू v2। तो ये मेरे को मिल जाएगा 25 माइनस 12, ये हो जाएगा 13/8 जे कैप। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं लिख सकता हूं -9/8 आई कैप प्लस 13/8 जे कैप। अब जहां तक पोजीशन वेक्टर की बात है, बोला गया फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 सेकंड आफ्टर द कोलिजन। देखो बच्चों, हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड कर लिया सेंटर ऑफ मास की, अब तो कुछ रह नहीं गया है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। क्या रह गया इसमें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम टी कर देंगे। तो वेलोसिटी तो मेरे को पता ही है, -9/8 आई कैप प्लस 13/8 जे कैप इनटू टाइम 2 है, दैट्स इट। सो पोजीशन आ गया मेरे पास -9/4 आई कैप प्लस 13/4 जे कैप हो गया। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन कुछ लोगों को टफ लगता है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपको क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा, आप सोचते रह जाओगे और कर नहीं पाओगे, इसलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है ना। क्रिकेट में भी हमने देखा है, कोई भी गेम में हमने देखा है, सचिन कभी 0 पे आउट होता है या कोई अच्छे बैट्समैन या कोई अच्छा बॉलर खेल नहीं पा रहा तो वापस वो बेसिक्स करता है, बेसिक्स जाके नेक्स्ट में प्रैक्टिस करता है। तो हमारे को भी यही करना है, अगर हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम है तो वापस बेसिक्स में जाके देखना है भाई क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। सिंपल फंडा है लाइफ का। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे आराम से बता सकते हो, नो हेजिटेशन एट ऑल। नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज अ ट्रायंगुलर वेज, this is smaller block which can slide. When the smaller block of mass m can slide down the triangular wedge, find the reading of this weighing scale. फ्रिक्शन यहाँ बोल रहा है कहीं भी नहीं है और रिक्वायर ऑफ m नहीं है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। जब ये मास नीचे स्लाइड करेगा देन वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन, कितना किलो ये रीड करेगा, वेट फाइंड करनी है हमारे को। तो इसको हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों मास इंटैक्ट रहेंगे हमेशा, ये सेपरेट होने वाला है नहीं। तो इसको अगर डायग्राम ड्रॉ करें, सो दीज टू मास कैन बिहेव एज ए सिंगल मास, और ये जो स्लाइड करेगा
ये तो हमारे को पता है कि जी साइन थीटा से ही स्लाइड करेगा डाउन द प्लेन, और दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड, इसको हम आर वाई लिख सकते हैं, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड। और यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाएगा ये ऐसे। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि टोटल वेट, देखो टोटल वेट तो एक साथ ही आएगा हमारे पास m प्लस एम इंटू जी, वर्टिकली दे आर नॉट सेपरेटिंग, सो m प्लस एम इंटू जी टोटल वेट कमिंग डाउन। और सबसे पहले हम लोग अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, और यहाँ पर इसका कुछ एक्सेलरेशन है पर इसका एक्सेलरेशन नहीं है। देखते हैं हॉरिजॉन्टल, ये बॉडी कहीं नहीं जा रहा है कि बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, अदरवाइज ये बॉडी कहीं मूव हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल फोर्स है हमारे पास, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्टिकली एक्टिंग, और रिएक्शन बाय दिस जो सपोर्ट है यहाँ पर वेइंग स्लिप, उसका भी रिएक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन हमें वर्टिकली फाइंड करना पड़ेगा पूरे सिस्टम का, यानी कि सेंटर ऑफ मास का। तो इसका तो जीरो है, इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली कितना होगा, इसको बेंड करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन को बेंड करना पड़ेगा इधर। तो वो हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस इज योर थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ए वाई। तो यहां पे लिखना है मुझे ए सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम इंटू जीरो अपॉन एम प्लस एम, ये लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं आर वाई मतलब नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड माइनस एम प्लस एम इंटू जी, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स अप दैट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास इंटू, ये लिखते हैं ना नॉर्मली, ये तो बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हम लोग आर वाई निकाल सकते हैं, दैट इज m प्लस एम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ए सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ जी। यहाँ पर क्या है कि वर्टिकली आया है, वर्टिकली डाउन आया है तो मैं माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, डाउन के लिए माइनस, अप के लिए प्लस। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, m प्लस एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस एम, ये आएगा आर वाई। ठीक है, बस हो गया, दैट्स इट, इसमें और कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो आर वाई है वो यहाँ से आएगा, स्प्रिंग से आएगा, और जो भी रिएक्शन फोर्स स्प्रिंग का होता है, वेइंग बैलेंस का जो रिएक्शन होगा वही उसका रीडिंग होगा। सो वी कैन से दैट दिस इज द रीडिंग ऑफ दिस वेइंग मशीन। तो ये बच्चे जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आप नोट डाउन कर लो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके डाउट मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। हाँ बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, देयर आर टू मासेस m and 2m, दे आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड, मतलब इस रॉड में कोई मास नहीं है, इसकी लेंथ गिवन है l। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी इज गिवन, ये जो 2m है इसकी वेलोसिटी गिवन है टुवर्ड्स राइट v। तो क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फीयर्स a and b ऑफ मासेस 2m m respectively are connected with a light rod of length है, lies on a smooth horizontal plane। अच्छा, वो ऐसे लाई कर रहा है, स्मूथ है, यहाँ 2m है, यहाँ m है, इसकी वेलोसिटी दी गई है, 2m को दिया गया है v, लाइक दिस, दिस इज द रॉड, और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर दी गई है, दिस इज द रॉड, ये परपेंडिकुलर हो गया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग रॉड है ये, सॉरी, फाइंड द टेंशन इन द रॉड ड्यूरिंग देयर मोशन। तो आप बोलोगे बच्चे इसमें सेंटर ऑफ मास है, क्या लेना देना है, लेना देना तो है, अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो ये कुछ वेलोसिटी से ये भी तो पीछे आएगा, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है
इसके सेंटर ऑफ मास की कुछ न कुछ तो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी के हेल्प से वी कैन फाइंड दिस सर्कुलर मोशन वाला फंडा, है ना। सर्कुलर मोशन का फंडा लगाएंगे तो हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा काम। तो बच्चों क्या किया जाए, कुछ वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की, और पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो क्या किया जाए, यहाँ फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज 2m इंटू वी और m इंटू जीरो, उसकी वेलोसिटी दी नहीं गई है, जीरो दी गई है, तो ये हो जाएगा 2m प्लस m, ये क्या हो जाएगा 2/3v हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद हम पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास की, देखते हैं कितना आता है। 2m, एक काम करते हैं, इसका x एक्सिस ले लेते हैं और इसी लाइन को y एक्सिस ले लेते हैं, तो ये तो ओरिजिन हो गया। सो 2m इंटू जीरो प्लस m इंटू एल अपॉन टोटल मास, तो 3m है, तो L/3 आ गया सेंटर ऑफ मास, यहाँ लिख लो सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया, मेरे को मिल गया, ये जो सेंटर ऑफ मास हो गया L/3, तो ये कितना होगा, दिस इज योर 2L/3, सीधी सी बात है। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड की है वो है 2v/3, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि पूरा ये जो सिस्टम है मूव करेगा ना टुवर्ड्स राइट, कितने से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लेंगे पूरे सिस्टम के लिए 2v/3। तो अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होगी एग्जैक्टली, तो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए वी कैन टेक इट एज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो कितना लिखेंगे, v माइनस 2v/3, तो कितना आएगा, v/3 आएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे जो टेंशन, अब ब्लॉक ए की बात करें, स्फीयर ए की बात करें, टेंशन टी इज लाइक दिस, और ये जो मूव करेगा ये इतने रेडियस के अकॉर्डिंग मूव करेगा ना, ऐसा सर्कुलर मोशन बनाएगा। उस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी, इसके लिए रेडियस होगी L/3, यानी कि सर्कुलर मोशन का फंडा लगाएंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे, टेंशन इज, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है, सो टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन, सो T इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r। सो सिंपल, मास कितना है, 2m है, वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया v/3 का होल स्क्वायर अपॉन r कितना लेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स L/3 लेंगे। तो ये जो टेंशन T आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2m v²/L into 3, this is a tension in the rod। ठीक है बच्चों, काफी कम टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये, तो इस तरह के क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। लॉलीपॉप बोलते हैं इसको, लॉलीपॉप को हमें चूसने आना चाहिए, तभी हमारे को फल मिलेगा मीठा, तभी हमारे को जेईई में रैंक आएगा बढ़िया। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो।